अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बख़ैर आफ़ियत होंगे। तो चलिए आ जाते हैं हमारी कहानी की तरफ। आज की कहानी का नाम है एक बुरी औरत और राइटर है फ़ायज़ा इफ्तिख़ार। इनकी सारी कहानियाँ और इनके सारे नॉवेल्स बहुत अच्छे होते हैं। ये भी छोटा-सा नॉवेल है, नॉवेल्ट। तो इसको हम आज सुनेंगे। तो इसमें है एक औरत जिसके बारे में लोगों की राय बहुत गलत है। तो बाहर के लोग तो गलत कहते हैं, चलो इंसान सब्र कर लेता है। जब गलत कहते हैं, तब इंसान का दिल दुखता है। तो ये कहानी बस इस औरत के इर्द-गिर्द ही घूमती है। तो देखते हैं इस कहानी में क्या है। कहानी छोटी है, बहुत अच्छी है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो शुरू करें? आज मुझे ज़रका के बारे में एक नई खबर मिली, एक हैरान कुन खबर। पिछले 2 सालों से मैं उसे जानती हूँ और इन 2 सालों में से मुतवातर उसके बारे में नित नई हैरान कुन खबरों का मिलना एक मामूल की बात है। उसके बावजूद मैं हर बार हर खबर पर जी भर के हैरान होती हूँ और इस बार तो बात भी खासुल खास है। मुझे अजीब सी बेचैनी लाहिक हो गई है और मैं अब ज़रका का इंतज़ार कर रही हूँ। कब वो आए और हमेशा की तरह अपने बारे में फैलने वाली खबरों के बारे में सुनकर पहले तो एक कहकहा लगाए, फिर ऐसी बातें फैलाने वालों को मर्दाना किस्म की गालियों से नवाजते हुए असल बात बताए और मैं एक बार फिर पहले की तरह उसकी बातों पर यकीन कर लूं। ये मेरा उस पे यकीन ही तो है जो 2 सालों से वो बराबर मेरे घर आ जा रही है। वरना मुझे डर सा है कि क्या इस बार भी वो इस खबर को चुटकियों में उड़ा सकेगी या नहीं। ये भी कोई मामूली बात नहीं है। अब आप ही बताइए, क्या ये छोटी बात है कि ज़रका? लेकिन नहीं, ज़रा ठहरिए, पहले आप ये तो जान लें कि ज़रका कौन है। ये कौन औरत है भाभी? इस भरे भरे जिस्म वाली सांवली सी औरत को अपनी सास की पायती पर बैठ के उसके पैर दबाते और चापलूसाना अंदाज में बातें करता देखकर मैंने अपनी जेठानी से पूछा था। ये? उन्होंने चाय बनाते बनाते किचन की खिड़की से झांककर बरामदे में देखा। ये ज़रका है। इस मुख्तसर से तारुफ में और कुछ मैं जान नहीं पाई सिवा इसके कि भाभी का अंदाज सरसरी और लहजे में नापसंदीदगी थी। मैंने उसी खिड़की से दोबारा जायज़ा लेना चाहा और कतरी तफसीली भी। 34-35 साल की वो औरत भारी जसामत रखने के बावजूद फुर्तीली लग रही थी। उसका रंग अगरचा पक्का था मगर नक्श खड़े थे, नाक उस्तुआ मगर उस पे चेचक के पुराने दाग थे। होंठ भी भरे भरे और सस्ती सी लिपस्टिक से रंगे हुए थे। बालों में तेल भर के उसने कस के जोड़ा लपेटा था जिस पे प्लास्टिक का चमकीला क्लिप सजा रखा था। माथे पे जिल्द खुश्क सी होके अकड़ी हुई थी। चेचक के धब्बों वाली नाक पे भी सफ़ेद सफ़ेद सी खुश्की नज़र आ रही थी। रंगे हुए होठों की कटी फटी जिल्द और उधड़ा हुआ मांस हद से ज़्यादा खुश्की को जाहिर कर रहा था। उसके बावजूद उसने इस सर्द व खुश्क मौसम में जी भर के पाउडर गर्दन पर ठोप रखा था। उसका फूलदार रेशमी सूट उस पे खासा तंग था। पलंग पर बैठते हुए उसने पेट और कूल्हों पर तंग कमीज को जरा सा उठा के गोद में समेट रखा था। कानों में सोने की बड़ी बड़ी बालियां झूल रही थी और नाक में चांदी की लौंग। दोनों कलाइयों में कांच की रंगीन चूड़ियां भी थी। इतनी आराइश व ज़ैबाइश के नज़ारे के बाद उसके पैरों पर नजर गई तो जी मकदर हो गया। एड़ियां कटी फटी थी और उसमें जमा मैल उंगलियां भर भर कर निकाला जा सकता था। हालांकि फर्श पे रखी उसकी चप्पल नई निकोर लग रही थी। मैं इस जायजे के बाद और उलझ गई। भला कौन हो सकती है ये औरत? वो अपने हुलिये से मेरी सास की कोई रिश्तेदार या अजीज़ा भी नहीं हो सकती थी। अगरचा मेरी शादी को ज़्यादा अरसा न हुआ था, लेकिन 1-1.5 साल के अरसे में मैं अपने बहुत से ससुराली रिश्तेदारों से वाकिफ़ हो चुकी थी और दूर परे के जिन अजीज़ों से शनाशाई नहीं थी उनके बारे में भी इतना अंदाज़ा तो था कि बहरहाल वो ऐसे गए गुजरे भी न होंगे। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं अपने ही जैसे घराने में ब्याह कर आई हूँ। तंग दस्ती जो दोनों जानिब ही नहीं थी। अल्लाह का शुक्र है कि इज़्ज़तदार खाते पीते लोग हैं। मेरे ससुराल वाले अगरचे ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं मगर तहज़ीब याफ्ता ज़रूर हैं और खुशहाली ने तालीम की कमी पे खासी हद तक पर्दा डाल रखा है। साहिवाल और चीचा वतनी से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे शौहर के ननिहाल और ददियाल वाले भी मुहज़्ज़िब और बोलचाल पहनने ओढ़ने के लिहाज से कदरे मॉडर्न कहलाए जा सकते हैं। जबकि इस औरत का हर अंदाज पुकार पुकार कर कह रहा था कि वो किसी उज्जट और गैर तालीम याफ्ता बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती है।
हो सकता है कोई पुरानी मुलाजमा हो, मगर मैं इस इम्कान पे भी मुतमईन न हो सकी। हमारे जैसे मिडिल क्लास घरानों में खुशहाली आने के बावजूद भी बस ऊपर के कामों के लिए एक आध नौकरानी रखी जाती है, और वो इतनी साफ सुथरी हरगिज नहीं हो सकती। इतनी से मुराद जरका जितरी। मैंने एक बार फिर उसकी जानिब देखा। काम करने वाली के हाथ में चूड़ियां सलामत कैसे रह सकती हैं? इस घर में सुबह के वक्त सफाई करने पारो आती थी, जो इस इलाके की जमादारनी है, और शाम के वक्त बर्तन धोने अम्मा नूराज आती हैं, जिसके हाथों की लकीरों तक में बर्तन की कालिक रच बस गई है। हमारे जैसे घरों में तो ऐसी ही नौकरानियां हुआ करती हैं। हाँ, होती होंगी बड़े बड़े इलाकों में सजे सजाए बड़े बड़े बंगलों में साफ सुथरी नौकरानियां, तमीज़दार मुलाजमाएं, जो बेकमात के एक आध बार के उतरे हुए कपड़े पहनकर इटलाती फिरती होंगी। हम तो इन नौकरानियों को उतरन भी वो देते हैं जो सालों के इस्तेमाल के बाद अब पहनने के काबिल न रहे। खैर, बात कहाँ से कहाँ चली गई। मेरा कहने का मकसद ये था कि ज़रका के बारे में मैं किसी भी किस्म का अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी इसलिए हो रही थी कि मुलाजमा की हैसियत से वो बरतर और रिश्तेदारी की हैसियत से वो कमतर दिखाई दे रही थी। एक तो अम्मा जी की मुरव्वतें और बेकार की महफिलें सजाने का शौक। भाभी ने बड़बड़ाते हुए छोटी सी ट्रे में चाय के 2 कप रखे और बिस्किट का एक पैकेट खोल के गिनती के 4 बिस्किट टालने के अंदाज में सजा दिए। अब मेरी शक्ल देखते ही उनसे कपड़े मांगने याद आ जाएंगे। मैं यही समझी कि उसे उतरन मांगने का शौक होगा, और भाभी ठहरी परले दर्जे की कंजूस, इसलिए जाने से कतरा रही हैं। लाए, मैं चाय ले जाती हूँ। बाहर ही जा रही थी, उनके हाथ से ट्रे लेकर मैं बरामदे की जानिब आ गई। माशाल्लाह, नई दुल्हन है, बड़ी प्यारी है। मेरे सलाम के जवाब में उसने इतनी छोटी छोटी मगर बेहद चमकदार मुस्कुराती सियाह आंखों से मेरा ऊपर से नीचे तक जायज़ा लेने के बाद कहा, खाला जी, नई दुल्हन की सलामी तो लीजिए। उसने गिरेबान में हाथ डालकर एक मेला कुचेला सा बटुआ बरामद किया और 10-10 रुपए के 2 मुड़े तोड़े नोट निकालकर मेरी जानिब बढ़ाए। मुझे उनकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए घिन सी आई। ए रहने दे ज़रका, अम्मा ने हाथ से रोका। वाह, क्यों रहने दूँ? बुरा वक्त आया है खाला, मगर तरीके रिवाज भूले नहीं है ज़रका को। आपने तो बिया पे झूठे मुंह न बुलवाया, लेकिन मैं तो दुल्हन को मुंह दिखाई दिए बगैर नहीं रह सकती। अम्मा की आंख के इशारे पर मैंने बादिली नाख्वास्ता 20 रुपए थाम लिए। शायद कोई गरीब रिश्तेदार होगी, जिससे ये तो पीछा छुड़ाना चाहते होंगे, मगर वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगी। ये अगला अंदाज़ा था जो पिछले अंदाज़ों के मुकाबले में ज़्यादा कवी था। बुलवाने की भली कही तुमने, कोई अता पता ठिकाना बताया था तुमने? जब लाहौर छोड़ के गई थी तब? अम्मा ने नाराज़गी से कहा, आज 4 सालों बाद मुंह उठा के आ गई हो और अपनी ही हाके जा रही हो। उसकी खबर, उसकी तो फलां की बात, धमाके की बात, अरी ना मुराद कुछ अपनी भी तो कह। कहाँ गुम रही 4 साल तक, बाल बच्चे की सुनाओ। अरे खाला, अपनी क्या पूछती हो, ये 4 साल भी पिछले 30 सालों से अलग तो नहीं थे। उसने आह भरी। अकड़ के तो बड़ा निकली थी तू, कि पठान है, ड्राइवर है, मेरे बच्चों को हथेली का छाला बना कर रखेगा। माँ तेरी पिटती मर गई कि वो मुच्छर ट्रक ड्राइवर निश्ची है। तेरे भाई भी राजी न थे, लेकिन तू अपनी करके ही रही। अब आहें क्यों भर रही है? कहाँ है वो तेरा खसम? वहीं ज़रका ने अपनी लौंग जड़ी नाक चढ़ाकर निखवत से हाथ हिलाया। वहीं जहाँ वो दोनों मुर्दार दफान हुए हैं। हाय हाय, अम्मा जो गांव तक इसे टेक लगाए बैठी थी, हड़बड़ा कर सीधी हो बैठी। खसमानू खानी तीसरा भी? नी तू जनानी है कि डाइन? इतनी सख्त डांट फटकार के जवाब में वो अपने चमकदार दांत निकाले खी खी करती रही और हाथ दोबारा से अम्मा जी की पिंडियां दबाने में मसरूफ हो गए। बड़ी ढीठ है तू और बड़ी बेशरम भी। मैं भी कहूँ, आज 4 साल बाद कहाँ से टपक पड़ी। ये न पता था कि तीसरे को भी ठिकाने लगाने के बाद लौटी है। लेकिन अब तू यहाँ क्या करने आई है? माँ तो तेरी कलप कलप करके तेरे जाने के 2 महीने बाद ही मर गई। एक भाई तेरा कोई चला गया, दूजा इधर ही कहीं होगा, लेकिन उसने तो कसम खाई थी कि अब तेरे मरने पर भी तेरा मुंह न देखेगा। ना देखे? इधर कौन तरसा बैठा है? मुझे भी अब किसी की खास ज़रूरत नहीं। मेरे मुंडे अब मेरे कद के बराबर आने लगे हैं, और मैं कौन सा किसी के आसरे बैठी हूँ। अल्लाह सोना हाथ पैर सलामत रखे। हक हलाल की मजदूरी करके खाती हूँ। मजदूरी? वो कब से? अम्मा जी ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। अपने घर के 4 बर्तन पांडे तो तुझसे मांझे नहीं जाते थे। खसम के 2 लहरे धोते तुझे मौत आती थी, अब कौन सी मजदूरी करती है?
तेरे हाथ पैर सलामत होते तो तेरा घर बसा न रहता मुई। ऐसी मजदूरी करती है जरका की जुत्ती। अभी ऐसा खराब वक्त नहीं आया है खाला कि जरका घर घर जाके पांडे बर्तन मांजे। मेरा बदना नूर दिन बड़ा तंग करता था पैसों के मामले में, तो साथ वाले घर की जुबैदा एक सिलाई स्कूल में काम करती थी, वो अपने साथ ले गई मुझे। 4-5 महीनों में सारा सिलाई का काम फर्स्ट क्लास सीख लिया। अब मेरी मशीन है और मेरे हाथ है। हाय खाला, कभी जोड़ा सिलवा के तो देखो, कैसी बढ़िया से बढ़िया कारीगर से दर्जी से भी ज़्यादा सफाई है मेरी सिलाई में। मैंने सारी उम्र दर्जी के कपड़े के हाथ का सिला कपड़ा नहीं पहना, न किसी दर्जन का। जब तक आंखों में दम था खुद सीती रही। अब भला करे नुजहत का, वो सी देती है। छोटी दुल्हन तुम सिलवा लिया करना, हर नए फैशन का पता है मुझे। हाँ देखूंगी। मेरे लहजे में खुद ब खुद रुखाई आ गई। जिसको मेरी सास इस अंदाज में घुड़क रही हो, मुझे भला क्या ज़रूरत थी उसके साथ ख्वामख्वाह तमीज़ से पेश आने की। अच्छा खाला, मैं चलती हूँ फिर। काके को स्कूल से लेना है। वो चप्पल में पाँव डसने लगी। स्कूल डाल रखा है? हाँ खाला, बढ़े तो पढ़ नहीं सके। उनके अब्बे के सियापे ही ख़त्म नहीं होते थे। पढ़ाना क्या खाक था। सोचा है अब छोटे दोनों ही 4 जमातें पढ़ लें। खैर से अब कितने हैं। अम्मा जी का अंदाज सरासर तंजिया था। वो पता नहीं समझी या नहीं समझी, बड़े फखरी अंदाज में गिनवाने लगे। बड़े वाले माने का तो तुम्हें पता है खाला, और उससे छोटी वाली मानो का भी। फिर नूरदीन के जो 3 थे, पता नहीं तुमने देखे हो या ना देखे हो, वो भी तीनों लड़के। और अब करीम खान से भी 2 लड़के। मौला का करम है, कुड़ियाँ ज़्यादा नहीं हुई। वो अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करने लगी और अम्मा जी ने तकिए के नीचे से 100 रुपए का नोट निकाला। ये लो, बच्चों के लिए फल या मिठाई ले जाना। क्यों नहीं खाला, उन्हें बताऊंगी कि उनकी नानी ने भेजा है। और खाला, अभी तो मैंने छोटी दुल्हन की मुबारक भी लेनी है। सिर्फ 100 रुपए में टरखा देंगी। उसके मुतालबे पे अम्मा जी का हाथ दोबारा तकिए के नीचे कुछ टटोलने लगा। इतने में कमरे से राफे की रोने की आवाज़ आई। मैं फौरन अंदर भागी। अपने पीछे मैंने जरका की आवाज़ सुनी। हाय खाला, इतनी बड़ी खुशखबरी, और आपने मुझे बताया तक नहीं। खैर से पोता हुआ है पोता, सूट लूंगी और वो भी जाली का। ना मुराद, अब जाली का सूट पहनकर किस चौथे को जहन्नुम रसीद करना है। अम्मा जी की बात पर मुझे हंसी आ गई। बड़ी दुल्हन ने भी अभी तक बेटे की मुबारक का ढेला नहीं दिया। जोड़े का लार अभी दे रखा है। अल्लाह जिंदगी वाला करे आपके बड़े पोते को। खैर से अब 6 साल का होने वाला होगा, लेकिन मैं अपना जोड़ा भूलने वाली नहीं, ये कह दीजिएगा बड़ी दुल्हन से। उसने किचन की जानिब मुंह करके ऊंची आवाज में सुनाया। अब मुझे भाभी का बाहर जाने से एहतराज समझ में आया। राफे को थपकते हुए मैंने एक बार फिर बाहर झांक कर देखा। जरका का किरदार मुझे खासी दिलचस्प लगा था। अगरचे अम्मा जी का अंदाज कोई खास वालिहाना न होता था, उसके बावजूद जरका के लिए गोया यहाँ का रास्ता खुल गया था। मैंने अपने जहेज के बहुत से अनसिले सूटों में से एक ऐसा सूट निकाल कर उसे दिया जो मुझे कभी पसंद न था। वो तो जैसे मुझ पर निसार होने लगी। छोटी दुल्हन, कितना बड़ा दिल है आपका, नया निकोर जोड़ा दिया। वाह, खुले दिल और खुले हाथ वाली बीबियों को रब ताला भी खुला ही देता है। अम्मा जी अभी अभी नहाने के लिए बाथरूम में घुसी थी। भाभी उनके बुढ़ापे की वजह से उनके साथ ही होती थी, और उनका नहाना कम से कम 30 से 40 मिनट पर मुहित होता था। मैंने जो खटमिठ खबरें भाभी से उसके बारे में सुनी थी, मैं उनकी तस्दीक के लिए उसे टटोलना चाहती थी। भाई, ये दुल्हन वुल्हन क्या होता है? सायरा नाम है मेरा, तो मुझे मेरे नाम से ही पुकारो तो अच्छा है। पहले तो मैंने बेतकल्लुफ़ी की फ़िज़ा पैदा करना चाहिए। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? ये तहमीद थी जिसका उसने वही जवाब दिया जो उस दिन उसने अम्मा जी को दिया था। नूरदीन करीम खान, ये जो तुम्हारे शौहर हैं? ना जी, है नहीं, थे। भला एक वक्त में भी 2 हो सकते हैं? वो दांत निकोसने लगी। अच्छा, तो 2 शादियां हुई तुम्हारी? जी हाँ। उसकी गलत बयानी पर मैं झुंझला कर रह गई। भाभी ने तो मुझे कोई और तादाद बताई थी, लेकिन मैंने तो सुना है 3 हुई थी। ना जी, 2 ही हुई थी, तीसरी तो मैंने आपे ही की थी ना। जवाब नहीं तुम्हारा। मैं हंसने लगी। तो ये आपे शादी करने का ख्याल तुम्हें इतनी देर से, मेरा मतलब है तीसरी बार में, क्यों आया? पहली शादी के वक्त तो न मानी थी जी। माँ प्यो ने अपना फ़ायदा देखकर ब्याह दिया। बुढ़ा खुसट, दमे का मारा, हड्डियों का मुठ, आम की चूसी हुई गटक जैसा मुंह था बाबे का। और तो और बाबी की माँ भी जिंदा सलामत मेरा कलेजवा सुहा करने के लिए मौजूद थी, यानी उसकी पहली बीवी। हाय हाय सायरा बीबी, बड़ी मुश्किल 4 साल गुजारे।
जान अजाब में रखी थी दोनों बुड्ढों ने। शादी के बाद कुड़ियां हार सिंगार करती हैं तो कोई रूप उतरता है उन पर, बदन पे मांस बोटी चढ़ती है, पर ना जी, उधर तो मैं बाबे का ऐसरे बनती गई। मेरा मुंह फटे मुंह हो गया। 16-17 साल की मेरी उम्र और हाल 60 साल रांडो जैसा हो गया। दो बच्चे भी मर मर के जने। उस पे भी माई ने ताने दे देकर अपनी जी को काली खांसी लगा ली कि ये बूढ़ा कहाँ से बच्चा पैदा करने के काबिल होता। ज़रूर तू कहीं मुँह काला करके आई होगी। वो तो अल्लाह की कुदरत, दोनों बच्चे माना भी और मानो भी बिल्कुल अपने बुढ़े पियो की कॉपी। वही चूसी शक्लें, खींची आंखें, फैने नाक। अल्लाह ने मेरा पर्दा रख लिया और माई को पड़ी जुत्ती। बच्चे मेरे ज़रा ज़रा से और मैं 20 साल की जवान जहान जब बाबा मरा। फिर तुमने दूसरी शादी कर ली? मुझे तफसील जानने की बहुत जल्दी थी। मैंने नहीं जी, दूसरी शादी भी पहली की तरह हुई थी। मैं तो बाबे के मरने के बाद और रुल गई। माई ने मुझे और मेरे बच्चों को मार मार के घर से निकाल दिया, साथ गंदे गंदे इल्ज़ाम भी लगा दिए। पूरे मोहल्ले के कौन कौन से बंदे के साथ मेरा याराना ना मशहूर कर दिया। न कोई रेडी वाला छोड़ा, न दिहाड़ी वाला, सारे मेरे माशूक बना दिए। अब उन सब की जनानियाँ यानी मेरे मोहल्लेदारिनियाँ भी माई के साथ हो गई और मुझे मार कूट कर बाहर निकाल दिया। फिर जनाब तमाशा देखने वाला था। उस गली से लेके स्टॉप तक कोई 12-15 मिनट का रास्ता है पैदल का। मौला झूठ न बुलवाए, उस रास्ते में कोई 12-15 ही बंदे रोक रोक कर हमदर्दी जताते रहे और सारे ही तकरीबन वो थे जिनके साथ माई मेरे आशिका ने मशहूर कर रही थी। वो इतना बताकर हंसने लगी। मैं बेचैनी से उसके बेहंगम और बेमौका हंसी के रुकने का इंतज़ार करने लगी। कहानी खासे दिलचस्प मोड़ पर आ गई थी और वो आगे बढ़ने के बजाय न जाने किस बात को याद करके मज़े ले रही थी। तौबा, खूब हंस चुकने के बाद उसने जॉर्जेट के मुकेश वाले दुपट्टे से गीली आंखें रगड़ी। दुपट्टे में छेद जा बजा नजर आ रहे थे और मुकेश भी स्याह पड़ चुकी थी, मगर हल्का नीला ये दुपट्टा उसके फूलदार सूट से मैच ज़रूर कर रहा था। मैंने गौर किया, आज भी मैचिंग का खास ध्यान रखा गया था। दर्जन भर हल्के नीले रंग की चूड़ियाँ भी थी। बाल जूड़े के बजाय नीले परांदे में गूंथे गए थे। अलबत्ता तेल उसी मिकदार में रचा बसा था। छोटी छोटी आंखों से काजल की धारें बाहर लपके मार रही थी। मैरून लिपस्टिक होठों के किनारों से फैली हुई थी। अल्लाह तौबा, कसम से बीबी, इससे पहले कभी इन सारों ने नज़रें उठाकर भी न देखा था। सारे मोहल्ले के सामने बाबा और उसकी कपटी माई और उसके मुंह फट बच्चे मुझे कूट लगाते थे, तब किसी को हमदर्दी न जागती। आज सारे मामे बनकर आ रहे थे, सारे के सारे सहारा देने को तैयार। फिर मैंने भी ज़्यादा किसी को मुंह न लगाया। भला फेरी लगा के कोला गंडा बेचने वाले, लड्डू फेनी बेचने वाले और दिहाड़ी पे मजदूरी करने वाले, वर्कशॉपों में पंक्चर लगाने वाले मुझे और मेरे दो बच्चों को क्या सहारा देते। मैं तो जनाब सीधी गई अपने पियो के घर। मेरे दोनों भाइयों ने बड़ा रोला मचाया। दोनों मुझे रखने पे तैयार न थे। बड़ा ओखा साल गुजारा। हर रोज चकचक। भाइयों को मेरे मुंह धो के पाउडर लगाने पर भी तकलीफ होती थी। माँ को ये रोना कि मैं कसम के मरने के बाद भी रोज नहा के साफ जोड़ा किसके लिए पहनती हूँ। लो बीबी, मेरे लिए तो मेरा मायका भी वही बन गया जो बाबे का घर था। वहाँ भी मैंने चढ़ती जवानी के साल बाबे और माई के डर से मिट्टी और सवा में रुल कर गुजार दिए। कितना जी करता था मैं भी ब्याही वोटियों की तरह बुंदे हार पहनूं, सुर्खी पाउडर लगाऊं, चूड़ियां पहनूं, रंगीन रेशमी जोड़े पहनूं, पर जी मारती रही। बाबा मरा तो सोचा चलो अब माँ पियो के घर हूँ, अब तो मैं अपने अरमान पूरे कर लूँ। पर बीबी, मेरे इस शौक ने मुझे रोल दिया। मेरी अपनी माँ ने गालियाँ और कोसने दे दे के सारे मोहल्ले में मशहूर कर दिया कि जर का बेवा होने के बाद भी बन सच के नया यार फंसाने के चक्कर में है। अब तो माँ घर के देहड़े में ही चिल्लाती थी, पर बनेरे कितने ऊंचे थे भला। बात मशहूर होती गई। साल बाद ही भाई ने मेरा रिश्ता तय कर दिया, बल्कि रिश्ता क्या सौदा कर दिया। बदले में अपने लिए दोहटी ला रहा था। वट्टे सट्टे का रिश्ता, खेते सिवा। उसने बुरा सा मुंह बनाया। वट्टे सट्टे में भी कोई बराबरी होती है, इधर कौन सा बराबर का जोड़ था। मेरा भाई अच्छा लंबा 26 साल का जवान, पूरे हाथ पैर का, कारखाने में मुलाजिम, और वो जो 15 साल की लड़की ब्याह के लाया, उसका भाई नूरदीन लंगड़ा देव। चलता था तो जैसे कोई खुद तल्लुड्डियाँ डाल रहा हो। अपनी तशबीह पर वो एक बार फिर मुंह पर हाथ रख के हंसने लगी। मेरे होठों पर भी मुस्कुराहट रह गई। भाई बड़े कह कहे उठ रहे हैं, कौन से लतीफ़े सुनाए जा रहे हैं। अपने उकब से मुझे अपने ससुर की आवाज़ सुनाई दी। मैं ज़रा संभल कर बैठ गई और दुपट्टा भी सर पर रख लिया। वो अलबत्ता उसी लापरवाही से पलंग की पायंती पर आलती पालती मारे बैठी रही।
सलाम अलैकुम हाजी साहब। वस्सलाम वस्सलाम। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? वही हो ना तुम? वो सरसरी अंदाज में उसके सलाम का जवाब देते हुए सामने वाली कुर्सी पे अखबार चेहरे के आगे फैलाकर बैठ गए। आहो जी, वही हाजी साहब। वो बड़े अजीब से अंदाज में मुस्कुराई, साथ ही साथ मुझे इशारा करती आंखों से देखने लगी। मैं कुछ समझ न सकी, अलबत्ता इस गुफ्तगू का सिलसिला टूट गया। सायरा बेटे, अम्मा कहाँ है तुम्हारी? जी वो गुस्ल खाने में है। मुझे बताएं हाजी साहब, कोई खिदमत? मुझसे पहले ही जरका ने जवाब दिया और अब्बा जी मुबहम सा मुस्कुराकर खामोश रहे। चाय लाऊं अब्बा जी? मैंने ज़रा खुद को मुस्तैद बहू जाहिर करना चाहा, हालांकि वो उस वक्त चाय पीने के आदी न थे। ज़रूर बेटा, वो खिलाफ तवक्का जवाब मिला। आओ जरका, किचन में आ जाओ, तुम भी पी लेना, मैंने उठते हुए कहा। अरे मेहमान को कहाँ साथ लिए जा रही हो? बैठी रहने दो बेचारी को, तुम्हारी माँ अभी आने ही वाली होंगी। मैं कुछ हैरान हुई कि जरका को मेहमान का दर्जा कैसे दे दिया, जबकि अम्मा जी मुझे बता चुकी थी कि जरका की माँ उनके घराने की दाया थी। उनके सारे बच्चे उन्हीं के हाथों पैदा हुए थे। बाकायदा मुलाजमा तो न थी, लेकिन बाद में बेटियां बेटे ब्याहते हुए काम काज के वक्त उसे बुला ही लिया करते थे। जोड़े टाँकने, लिहाफों में डोरे डालने से लेकर शादी के हंगामों में मेहमानों की तवाज़े करने और नौकरों की निगरानी करने तक के सारे काम खुश उसलूबी से कर लिया करती थी। ज़रका भी कम उम्र से ही यहाँ आती रहती थी और सबसे मानूस थी। बाद में शादी हो जाने की वजह से वो कम ही आती थी और उससे मुतालिक उसकी खबरें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पहुँचा करती। कभी घर बस जाने की, कभी उजड़ जाने की, कभी दोबारा बस जाने की, कभी एक बार फिर उजड़ जाने की, और इस दौरान फैलने वाली रंगीन दास्तानों की शोहरत भी। लिए दिए रहने वाले अब्बा जी का उसे मेहमान करार देकर सामने बैठाए रखने पर इसरार हैरान कुन था। जरका अलबत्ता सर नीचा किए अपने दुपट्टे के साल खुर्दा मुकेश उखाड़ने में मसरूफ़ थी। होठों पे अजीब सी जहरीली मुस्कुराहट थी। मैं सर झटक कर किचन में चली गई। मुझे चटपटी किस्से कहानियाँ सुनने से शगफ ज़रूर था, मगर मौमे हल करने और पहेलियाँ बूझने से रत्ती भर भी दिलचस्पी न थी। चाय लेकर आई तो अब्बा जी का अखबार तहशुदा घुटनों पे रखा पड़ा था और बड़ी खुशगवार सी मुस्कुराहट के साथ कह रहे थे, तुम्हारा हक है भाई, जब ज़रूरत हो तो कह दिया करो। और वो बड़ी बेगैरती के साथ अपने गिरेबान में हाथ डालकर कुछ ठूंस रही थी। मुझे सख्त हिफ़्फ़त महसूस हुई। जल्दी से मैंने नज़रें झुका ली। सायरा, अम्मा जी नहा चुकी हैं, उनके लिए चाय ले आओ, मैं हीटर ऑन कर रही हूँ, भाभी की आवाज़ आई। अम्मा जी को नहाने के बाद बहुत सख्त सर्दी लगा करती थी। अब वो सारा दिन बरामदे का रुख न करती, बल्कि कमरे में रज़ाई के अंदर ही दुबकी पड़ी रहती। नहा लिया खाला ने? जरका ने आवाज़ लगाई। अरे मुई, तू अभी तक यही है? क्या छावनी डालकर बैठ गई है? शाम गहरी हो रही है, चल अब घर की राह पकड़। अम्मा जी ने अंदर से ही कड़कदार आवाज़ में हुक्म दिया। वो बुरा माने बगैर हंसने लगी। अच्छा खाला, चलती हूँ। अच्छा जी हाजी साहब, वो ऊंची आवाज़ में बोली और अखबार बगल में दबाए अंदर जाते अब्बा जी गड़बड़ा के रह गए। ये हाजी साहब अपने हुजरे से कैसे निकला इस वक्त? अम्मा जी की आवाज़ आई। वो अब्बा जी के कमरे को उनका हुजरा ही कहा करती थी। मैं चाय का पानी रख रही थी जब वो किचन में आई। अच्छा सायरा बीबी, खाला का मूड तो ठीक नहीं, फिर आऊँगी, सिलाई के कपड़े तैयार रखना। चाय लेकर अम्मा जी के कमरे में गई तो उनकी आवाज़ की कड़क गायब थी। अब वो सर झुकाए अपने गिनती के गिने चुने बालों में लकड़ी का कंघा फेर रही थी और गरज रहे थे अब्बा जी, ला हौला वला, ये घर है या दारुल अमान, जिसके दरवाजे हर तरह की औरतों के लिए खुले हैं। तुम्हारी शय मिली होगी तो जो मुठाई आ जाती है। हमारा बहू बेटियों वाला घर है, मैं ऐसी बदमाश औरतों की आमदोरफ्त बर्दाश्त नहीं करूँगा। छोड़े जी साहब, गरीब औरत है, मायका छूट गया है, हमारे घर के बहाने पिछलों को याद कर लेती है। कहाँ की गरीब? गरीब औरतों के ये लक्षण होते हैं? यूं लिपापोती की होती है उन्होंने, और मैके उसके तो करतूतों की वजह से छूटा है। अपने पिछलों को तो उसने खुद ही दफनाया है। मैं ऐसी आइंदा हमदर्दियां न देखूं। इस घर में दो जवान लड़के भी हैं, किसी आस पे ही चक्कर लगाती है। उनकी बात पर मेरा दिल सिकुड़ गया और फिर मैं ज़रा देर को भूल ही गई थी कि वो जो कुछ कह रहे हैं चंद मिनट कबल उसके बरअक्स कर रहे थे। मैंने सोचा दफ़ा दूर उसकी स्टोरी, लानत भेजो, आइंदा ज़्यादा लिफ्ट नहीं करानी। शहूद के बारे में मैं हद से ज़्यादा पॉजिटिव अलर्ट सी हो गई और पक्का इरादा कर लिया। इतने में शहूद और शाहिद भाई भी घर लौट आए और महफिल गरम देखकर मौज़ूए बहस दरियाफ्त किया। वही हर्राफा लौट आई है, बताया तो था, भाभी ने बड़बड़ाते हुए कहा। शाहिद भाई के कान खड़े हो गए। कौन?
ارے کچھ نہیں، وہ زرکا ہوا کرتی تھی نا، اپنی رشیدن کی لڑکی، وہ آئی تھی۔ تمہارے ابا جی نے فساد کھڑا کر دیا۔ میں نے کن اکھیوں سے شہود کی جانب دیکھا، وہ اماں جی کی چائے کے ساتھ رکھے بسکٹ کھانے میں مصروف ہو گئے تھے۔ ان کی خاصی دلچسپی نہ لیتے دیکھ کر میرا دل قدرے مطمئن ہو گیا۔ اگلی مرتبہ جب وہ آئی، اس دن اتفاق سے میں تھوڑی دیر پہلے ہی بازار سے لوٹی تھی۔ میرے ارد گرد ان سلے کپڑوں کا ڈھیر تھا۔ سلائی کا کام گزارے کے لائق جانتی تو ضرور تھی، مگر ایک تو ویسے ہی اس طرف زیادہ دلچسپی اور رجحان کم تھا، دوسرے ننھے رافع کی وجہ سے ٹک کر سلائی کا کام کرنے کا وقت ہی کہاں ملتا تھا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سادہ سلے سوٹ پہننا مجھے پسند بھی نہیں تھا۔ درزی سے نت نئے فیشن کے لباس سلواتی، اور ایسا کرتے ہوئے مجھے اپنی ساس کے کبھی دبے تو کبھی واشغاف الفاظ میں اعتراض سننا پڑتے۔ درزی کیا کم پیسے لیتے ہیں؟ بھابھی تو سیدھا سادہ شلوار قمیض گھر پر ہی سی کر پہن لیتی، پر مجھ سے رہا نہ جاتا۔ دل نہ چاہنے کے باوجود بھی درزی کی سلائی کے بل بھرتی۔ ابھی بھی اسی کوفت کے عالم میں بیٹھی تھی۔ کپڑے خرید کر لانا ایک خرچہ، ان سے میچنگ کرتے لیس اور فیتے بٹن خریدنا دوسرا خرچہ، اور درزی کا بل جو سب سے بڑا خرچہ۔ کاش ڈھنگ سے سلائی کا کام سیکھا ہوتا تو آج ان 4 سوٹوں کی سلائی کے 600-700 روپے تو بچ ہی جاتے۔ 2 جوڑوں کے ساتھ تو میچنگ سینڈل ہی آ ہی جاتی۔ میں یہی سوچ رہی تھی جب وہ سیدھی میرے کمرے میں گھس آئی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ اماں جی ظہر کی نماز سے لے کر عصر کے وقت تک قیلولہ کیا کرتی تھی، ورنہ شاید وہ اسے کمرے کے اندر نہ آنے دیتی۔ بھابھی تو اس سے زیادہ منہ ہی نہ لگایا کرتی، اور میرے بھی زرکا سے زیادہ گھلنے ملنے پر اماں جی نے ناپسندیدگی ظاہر کی تھی، جسے میں نے خاطر میں نہ لائی۔ یہ الگ بات ہے کہ اوپر سے جی حضوری کر لی تھی۔ لاؤ بی بی، میں سی دیتی ہوں کپڑے، ایک بار آزماؤ تو صحیح۔ اپنے درزی کو بھول نہ گئی تو پھر کہنا، اتنے مہنگے سوٹے خراب مت کر دینا۔ میں ہچکچائی۔ لو کر لو گل، وہ برا مان گئی۔ زرکا نے کیا کبھی مہنگے جوڑے دیکھے نہیں؟ لوگ تو اپنے جہیز کے بڑی کے جوڑے تک بھی مجھ سے سلواتے ہیں۔ جہیز اور بڑی سے مجھے یاد آیا زرکا، تم اس دن اپنی شادی کے بارے میں بتا رہی تھی جو تمہارے بھائی نے وٹے سٹے میں کی تھی۔ کیسا تھا تمہارا دوسرا شوہر؟ بتایا تو تھا، لنگڑا۔ اس نے اپنے مخصوص انداز میں ناک چڑھائی۔ تانگا چلاتا تھا، عورت اور گھوڑی میں کوئی فرق نہیں سمجھتا، ایک ہی چابک سے ہم دونوں پر استعمال ہوتا تھا اس کا۔ وہ میرے کپڑے کھول کھول کر اس کا جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ اور اس کی عمر؟ پہلے کی طرح وہ بھی بڈھا پھونس تھا کیا؟ نہیں خیر، وہ ہاتھ روک کے فضا میں دیکھتی ہوئی اس کا حلیہ یاد کر رہی تھی۔ اس کی طرح 60 سال کا بیماریوں کا مارا ہوا تو نہیں تھا، لیکن میرے جوڑ کا پھر بھی نہیں تھا۔ میرے 2 بچے تھے، ایک بدہ بھگت چکی تھی، زبانے کے ٹھڈے بڑے کھائے تھے، پھر بھی 21 سال کی عمر زیادہ نہیں ہوتی، تب بھی بڑا روپ تھا میرے پہ۔ اس چھلے جیسی کمر تھی میری۔ اس نے اپنی انگلی میں پھنسے ہوئے چاندی کے چھلے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مبالغہ آمیزی کی انتہا کر دی، اور وہ 40-42 سال کا توے کا پٹھا سا، اتنا کالا، رج کے کالا، جیسے کسی نے منہ پر سیاہی کا پورا ڈول گرا دیا ہو۔ ایک آنکھ کانی، ایک ٹانگ پولیو میں ماری ہوئی۔ اس پہ بھی نخرہ دیکھنے والا تھا کمبخت کا۔ کڑکڑ کرتے جوڑے پہنتا تھا، چٹے دودھ جیسے، رگڑ رگڑ کے، دھو دھو کے، دبا دبا کے استری کر کے میرے پٹھے رہ جاتے تھے، اور وہ کانا لنگڑا بن پھپ کے باہر نکل جاتا تھا۔ ایک نمبر کا کنجوس۔ آٹا گوندنے بیٹھتی تو کہتا اپنے لیے گوند، میرا پیٹ خراب ہے۔ دال پکاتی تو کہتا آج میں کھانا نہیں کھانا، تڑکا نہیں لگانا دال میں۔ بعد میں ابلی ہوئی دال کے ساتھ ایک روٹی لے کر بیٹھتی کھانے تو نیڑے آ جاتا، آدھی روٹی توڑتا، خوشبو تو اچھی ہے کہہ کر آدھی روٹی پہ گھی لگا کے دال میں ڈبو ڈبو کر کھا لیتا۔ ایک روٹی سے اس سانڈ کا کیا بننا تھا، بعد میں باہر جا کے کھاتا تھا، لیکن مجھے 5 سالوں میں اس نے گھر میں رچ کے روٹی نصیب نہ ہونے دی۔ بی بی تم خود اندازہ کرو میرے 2 بچوں کا کیا حال ہوتا ہوگا فاقہ کر کر کے۔ اس سے میرے 3 لڑکے پیدا ہوئے۔ اسے تو اپنی سگی اولاد تک کا خیال نہ تھا، بس نوکرانی چاہیے تھی۔ میرا بھی دل کب تک آخر ایک دن تنگ پڑ گیا۔ کیوں کرتی میں اس کی چاکری؟ اس کے کپڑے کس لیے دھوتی، کس لیے چمکاتی، اس کی روٹی کس لیے پکاتی؟ کون سا سکھ دے رہا تھا مجھے؟ دوسری طرف اس کی چنڈال بہن میرے گھر عیش کر رہی تھی میرے بھائی کے ساتھ۔ میں نے بچے اٹھائے اور آ کے بھائی کے گھر بیٹھ گئی کہ میرا فیصلہ کراؤ۔ وٹے سٹے کا رشتہ ہے تو جو سکھ اس کی بہن ادھر لے رہی ہے مجھے بھی وہی ملنا چاہیے۔ میں نے غلط کیا بی بی؟ اس نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھیں میری جانب اٹھا کے سوال کیا۔ میری گردن نفی میں ہل گئی تھی۔ بھائی نے خوب مارا، اس کی زنانی نے گالیاں دی، میرے بچوں کو چپڑے لگائی۔ میں بھی ایک نمبر کی ڈھیٹ جم گئی۔ اسی طرح 2 مہینے گزارے۔
फिर मेरा तजस्सुस उरूज को पहुंच गया था। फिर भाई ने फैसला किया ना नूरदीन ने, फैसला सोहने रब ने कर दिया। नूरदीन का तांगा आया बस के नीचे और वो वहाँ 2.5 मिनट पे ख़त्म। फैसला आपे आप हो गया। वो हाथ झाड़ के मुस्कुराती हुई मुझे बड़ी बेहिस्सी लगी। उसके बाद तीसरी शादी तुमने खुद की, यानी मोहब्बत की शादी। ओ छोड़ो बीबी, कैसी मोहब्बत, उसने सर झटका। जाहिर है खुद करने वाली शादी तो मोहब्बत की ही शादी होती है। इस बार तुमने बंदा अपने जोड़ का ढूंढा होगा, कम उम्र, खूबसूरत, दिल वाला, सेहतमंद। अम्मा जी बता रही थी कि पठान था, फिर तो खूब गोरा चिट्टा और ऊंचा लंबा होगा, इसीलिए शादी करने में जल्दी की थी। सच्ची बताऊं सायरा बीबी, तो मेरे तो दिल से शादी के अरमान ही ख़त्म हो गए थे। कोई चाह नहीं था अब तीसरी बार घर पसाने का। मैं तो सब्र के साथ दूजी बारी रांड हो के माँ के घर बैठ गई, मगर कोई सुकून से बैठने देगा तब ना। मेरी उस 1.5 फुट की भरजाई ने शोर मचा दिया कि उसके काने लंगड़े की मौत में मेरा हाथ है, और ये कि मैं इसीलिए मैके आके बैठी थी कि मेरी नज़र में कोई दूजा आ गया है। इस दूजे के हाथों में मैंने नूरदीन को मरवा दिया। उसको मारने को तो दिल बड़ा था मेरा, लेकिन हिम्मत नहीं थी। हिम्मत होती तो 5 साल क्यों भूख झेलती, कब का मार चुकी होती। लेकिन वो रजील रोज मोहल्ले की औरतों की पंचायत बिठा के मेरी झूठी सच्ची बातें सुनाती। मेरी माँ ने भी एक लफ्ज़ मेरे हक में न बोला। मेरे मुंडे ऊंचे हो रहे थे, मानो भी सियानी हो रही थी। एक तो वैसे ही हमें जलील करता सारा टब्बर, दूजा बदनामी मुफ्त की। ऐसे में करीम खान मिला। रब की कसम मैंने उसे नहीं ढूंढा, आपे आप मुझ पर आशिक हो गया। और बीबी एक बात और सच्ची सच्ची बता रही हूँ, वाकई वो गबरू सोहना मर्द था, मगर मैंने उससे निकाह उसकी शक्ल देखकर नहीं किया, उसके वादे सुनकर किया था। खाता पीता ड्राइवर था, अपना मकान था उसका पिंडी में, खुले दिल का भी था, मेरे लिए ही नहीं मेरे बच्चों के लिए भी तोहफे लाते रहता। जब उसने निकाह के लिए कहा तो मैं फट से राजी हो गई। मेरे बच्चे पेट भर खाते, स्कूल पढ़ते, मेरे सर पे छत होती, और क्या चाहिए था। लेकिन मेरे भाई अड़ गए। इस डाय ने मशहूर कर दिया कि इस ड्राइवर के साथ मिलकर मैंने नूरदीन को मरवाया है। हालांकि तब मैं तो जानती भी नहीं थी करीम खान को। सारे उसकी तरफ हो गए। आखिर मैंने लानत भेजी सारे के सारों पर और करीम खान के साथ लाहौर छोड़ दिया। बाद में एहसास हुआ कि तुमने ठीक किया या गलत। बीबी उस वक्त के लिहाज से तो ठीक ही किया था, और क्या करती मैं। भाई आना देने के रवादार न थे। भाभी कभी बच्चों को झूठा खिला देती, कभी वो भी खाने को न देती। बहुतेरे घर में काम मांगने गई, जनानियां मेरी बदनामी के डर से मुझे घर में काम देने को तैयार न होती। और मर्द मर्द बाहर अपने काम करवाने पे तैयार। बदनाम तो मैं थी ही बीबी, लेकिन दिल से बताओ, सच में ऐसी होती तो बच्चे भूखे क्यों मर रहे होते, मुझ पर छितड़े क्यों लटक रहे होते। लेकिन कोई ये नहीं सोचता था कि अगर मेरे 10-12 यार हैं तो मैं घर घर रोटी मांगती क्यों फिरती हूँ। इधर भी आई थी मैं, खाला तो शायद रख भी लेती, लेकिन बड़ी भी न मानी। अच्छा ही हुआ, वरना खाला की नज़र में मेरे लिए जो थोड़ी बहुत इज्जत और प्यार है वो भी न रहता। मर्द तो सारे एक ही जैसे होते हैं। और वो करीम खान, वो भी, हाँ, तो वो ज़माने के मर्दों से निराला था क्या। जैसे मुझ पे आशिक हुआ, मुझसे पहले पता नहीं कितनों पर हुआ होगा। इससे मुझे क्या गर्ज थी। मुझे तो उस वक्त उसी में अपनी बेहतरी नज़र आई और मैंने अपना घर बसा लिया। बाहर से अम्मा जी के खांसने की आवाज़ सुनाई दी। शायद वो असर की नमाज अदा करने बरामदे में आ रही थी। जरका ने जल्दी से कपड़े समेटकर शॉपर में डाले। आप देखना सायरा बीबी कैसे ज़बरदस्त सी होंगी, सारे नए फैशनों का पता है मुझे। मैं अभी तक सोच ही रही थी कि वो बेड पर पड़े धुले कपड़ों में से नाप का जोड़ा उठा के चलती बनी। बाद में मुझे उलझन सी होती रही, पता नहीं कैसी सिलाई करती है। शहूद ने मेरी उलझन देखकर वजह पूछी। नहीं कुछ नहीं, वो मैं आज शॉपिंग करके लौटी तो जरका आ गई। सिलाई के कपड़े उसे दे दिए हैं, अब परेशान हूँ कि कहीं ख़राब न कर दे। तो तुमने दिए ही क्यों, तुम्हारा दर्जी क्या मर खप गया है। वो उल्टा बिगड़ गए। कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने तो बचत का ही सोचा था। वो सादे सूट का 150 रुपया लेता है, ज़रा सा कोई डिज़ाइन बता दो तो 200 रुपया फी सूट सिलाई ले लेता है। ये सिर्फ 100 रुपये में हर डिज़ाइन बनाने को तैयार है, बल्कि सादे सूट की सिलाई का 80 रुपया लेती है। सिलाई के पैसे बचाते बचाते तुम हज़ारों रुपए के कपड़े बर्बाद कर लेना। मैं दोबारा शॉपिंग के लिए 1 रुपया तक नहीं दूंगा, याद रखना। शहूद का गुस्से में आना ज़रूरत से ज़्यादा शदीद दर्द अमल था। इससे कबल उन्होंने मेरे इतनी ज़ाती और घरेलू मसलों में ऐसी दिलचस्पी नहीं ली थी। अब क्या हो सकता है, हो क्यों नहीं सकता। मैं अभी जाके तुम्हारे कपड़े वापस ले आता हूँ। आपको पता है उसका घर। मैं चौंकी।
کون نہیں جانتا، وہ استہزائی انداز میں ہنسنے لگا۔ اس محلے میں وہ چند مہینے قبل آئی تھی، مگر اس کی شہرت اس سے پہلے ہی یہاں پہنچ چکی تھی۔ اس کی ماں ہمارے ہی نہیں، آس پاس کے اور کئی گھرانوں کی آیا رہ چکی ہیں۔ وہ سب ہی اس کے واقف کار ہے، آتی جاتی رہتی ہے سبھی کے یہاں پر۔ کسی نہ کسی سے پوچھ لوں گا، اتنا تو پتہ ہے کہ گھاٹی کے نیچے رہتی ہے۔ ہم اندرون شہر کے ایک متوسط علاقے میں رہتے تھے۔ بھول بھلیوں والی پختہ گلیوں میں کچھ مکان ہمارے گھر جیسے 3 منزلہ اور ماربل سے سجے ہوئے بھی تھے، اور کچھ 2-2.5 مرلے کے درمیانے درجے کے بھی۔ ہمارے گھر سے 4 گلیاں پرے مین روڈ تھی، جس کے دوسری طرف ایک گھاٹی نیچے اترتی تھی، جہاں کسی زمانے میں کچی آبادی ہوا کرتی تھی۔ اب اس کچی آبادی میں بھی جھگیوں اور سرکنڈوں جھوپڑوں کے بجائے کچے پکے 2-2 کمروں کے مکان بن گئے تھے۔ شہود اسی جگہ کا ذکر کر رہے تھے۔ رات کو واک کے لیے نکلتے ہوئے شہود مجھ سے کہہ گئے کہ وہ واپسی پر میرے کپڑوں کا شاپر لے آئیں گے۔ بھابھی کے کان میں یہ بات پڑ گئی۔ کون سے کپڑے؟ ان کپڑوں کا ذکر تو نہیں ہو رہا ہے جو آج زرکا لے گئی تھی؟ جی بھابھی، وہ تو لے گئی تھی، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہوا۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ کپڑے واپس لیتے آئیں، مجھے سلوانے نہیں۔ تم نے کہا، یا یہ آئیڈیا شہود کے دماغ میں آیا؟ وہ مسکرائی تو میں گڑبڑا گئی۔ شہود کا پردہ رکھ کر میں نے یہ بات اپنے اوپر لے لی۔ انہیں اس سے کیا غرض؟ آپ تو جانتی ہیں وہ کتنے لاپرواہ ہیں گھریلو باتوں سے۔ وہ تو جانے پہ تیار ہی نہ تھے، میں نے ہی اصرار کر کے بھیجا ہے۔ مجھے اپنے کپڑوں کی بڑی فکر لگی ہوئی تھی۔ پاگل ہو تم؟ کوئی مرد کو دھکا دے کر بھی کھائی کی جانی بھیجتا ہے؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں بھابھی؟ بھلا شہود کو زرکا سے میرا مطلب ہے، بھئی آپ اس کو ایک نظر دیکھیں تو صحیح۔ اب شہود کا ذوق اتنا خراب بھی تو نہیں، اور نیت؟ انہوں نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ مرد عورت کی شکل و صورت نہیں دیکھتا، کم از کم اس اسٹیج پر تو نہیں۔ شادی یا محبت وغیرہ کے مرحلوں میں شاید شکل و صورت کو اہمیت دیتا ہو، لیکن دل پشوری کرنے کے لیے وہ صرف بری شہرت والی عورتوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ کسی نیک بیوی پر ڈورے ڈال کر ایک شادیشدہ مرد نے 76 کھانے ہیں کیا؟ بری عورت خود مرد کو اکساتی ہے۔ وہ بری عورت نہیں ہے بھابھی، بس ذرا کیا؟ تم اس کے رنگ ڈھنگ تو دیکھو۔ بیوہ ہونے میں ہیٹرک کر چکی ہے، مگر کہیں سے لگتا ہے۔ چلو عمر زیادہ نہیں، پہلی شادی لڑکپن میں ہو گئی تھی، لیکن بچے تو جوان ہیں۔ بڑی لڑکی 14 سال کی ہو گئی ہے۔ ماں کو کھلے گریبان کی شوخ رنگوں کی فٹنگ والی قمیص پہن کر، دوپٹہ گلے میں رسی کی طرح لٹکائے، میک اپ سے آراستہ ہو کے تیرے میرے گھر کے چکر لگانے سے ہی فرصت نہیں۔ وہ تو شکار ڈھونڈنے نکلتی ہے، اور تم ایسی بدھو، خود شکار بنا کے اپنا شوہر اس مرد خور کی کچھار میں بھیج دیا ہے۔ رات کو شہود اپنے معمول کے وقت سے کچھ لیٹ آئے۔ میں نے وجہ پوچھی۔ خود ہی اپنے کام سے بھیج دیا تھا، اتنا مشکل پتہ تھا اس کا؟ اونچا نیچا راستہ، یہ لو تمہارے کپڑے۔ بڑی مایوس نظر آ رہی تھی بیچاری، کہہ رہی تھی کہ اس نے ایک سوٹ سینا بھی شروع کر دیا تھا۔ قمیص سی دی تھی، شلوار کاٹ کے رکھی ہے، اب اس ایک قمیص کی سلائی کا حساب تم خود دیکھ لینا۔ میں نے بڑے شوق سے سلی ہوئی قمیص نکالی اور حیران رہ گئی۔ قمیص واقعی بڑی نفاست سے اور صفائی سے سلی ہوئی تھی۔ جدید تراش خراش کا ڈیزائن کسی عمدہ بوٹیک سے چرایا ہوا لگ رہا تھا۔ سلائی تو واقعی بہت اچھی ہے اس کی، ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ ہائے شہود، 100 روپے میں ایسی سلائی! غلطی کی میں نے کپڑے واپس منگوا کے۔ تو صبح واپس دے آتا ہوں۔ میں بری طرح ہڑبڑا کے رہ گئی۔ بھابھی کے الفاظ ذہن میں گونجنے لگے۔ بہت مہربانی، آئے گی تو لے جائے گی خود ہی، آپ کیوں بیکار کی زحمت کرتے ہیں؟ ویسے بھی گاڑی میں درزی تک لے جاتے ہوئے آپ کو آلکس آتا تھا، پیدل چل کے اونچا نیچا راستہ طے کر کے اس کی طرف جاتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں ہوگی؟ میرے خوش لہجے پر وہ چپ ہو گئے۔ زرکا کی جانب سے میرے دل میں بال آ گیا تھا، جو اس نے اگلی ملاقات میں خود بخود دور کر دیا۔ سائرہ بی بی، برا نہ ماننا، لیکن اپنے میاں کو آئندہ میرے دروازے پر مت بھیجنا۔ کیوں؟ وہ چوکنا ہوئی۔ میں خالہ کی بہت عزت کرتی ہوں، وہ بھی مجھ قریب کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ اور سائرہ بی بی، آپ خود اتنی بھلی مانس ہو، آپ کے ساتھ میری وجہ سے کچھ برا ہو، یہ مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ صاف صاف کہو زرکا، کیا بات ہے؟ میں تو محبت اور عزت کی بھوکی ہوں۔ ادھر آتی ہوں تو اس لیے نہیں کہ یہاں پر کوئی چپڑی کھانے کو ملتی ہے۔ خالہ اور ان کے بعد آپ میرے ساتھ بہت میٹھا بول لیتی ہو، میں خوش ہو جاتی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ کسی وجہ سے آپ کے دل میں میرے لیے بال آ جائے اور میں اس عزت سے بھی جاؤں۔ اس نے کتنا درست اندازہ لگایا تھا۔ میں اس کے اس ان پڑھ اور بظاہر بے حس اور لاپرواہ عورت کی قیافہ شناسی پر حیران ہوئی۔
मैं तो बुरी ठहरी। मेरे दरवाजे पे रात के वक्त आने वाला मर्द भी बुरा ही कहलाएगा। लोग तो यूं ही ताक में रहते हैं मेरी गलतियां पकड़ने के लिए। चाहे कुछ ना भी करूं, मगर दूसरों का किया कराया भी मेरे ही खाते में डाल दिया जाता है। तो तुम संभल कर रहा करो जरका। उसने जिस तरह खुद शहूद को अपने यहाँ भेजने से मना किया था, उससे मेरे दिल में मौजूद गलतफहमियां खुद ब खुद खत्म हो गई। मैं एक बार फिर अपने उस ख्याल पे पुख्ता हो गई कि वो बुरी औरत नहीं, सिर्फ किस्मत के हाथों बुरी औरत मशहूर हो चुकी है। बाहर निकलते हुए चादर ही ओढ़ लिया करो, जवान बेटियों की माँ हो, और फिर बुरा न मानना बेवा हो, एक नहीं तीन तीन बार। इस पर ये बनाव सिंगार, चूड़ियाँ, शौक रंगों के कपड़े। उम्र का नहीं तो बेवगी का ही लिहाज कर लिया करो, लोगों की जुबानें खुद ब खुद बंद हो जाएंगी। रहने दो बीबी, लोगों की जुबानों का क्या है। औरत को अकेला देखकर वैसे ही बाहर लटकी रहती है। मेरे बारे में पहली बार बातें तब फैली थी जब मैं बेवा भी नहीं थी, सुहागन थी, लेकिन बेवाओं की तरह उजड़ी रहती थी। आप बनारसी घर की बात करती हैं, मुझे कंघी करने की भी इजाज़त नहीं थी। हफ्ता हफ्ता भर जोड़ा नहीं बदल सकती थी। एक कच्ची चूड़ी नहीं थी मेरे हाथ में। इस उजड़ी पिचड़ी हालत में भी माई ने मेरे 10 यार ढूंढ निकाले थे। वो दूसरे नूरुद्दीन लंगड़े की तो वैसे ही जान निकलती थी दमड़ी खरचते हुए। उसने क्या सिंगार कराने थे। और वो करीम खान, पैसा तो बड़ा था उसके पास, खाना तो बहुत खिलाता था, ज़रूरत से ज़्यादा, मगर मुंह रगड़ कर किसी दिन धो लिया तो 100 सवाल करता था। इतना गंद भरा था दिमाग में, मैंने तो डर के मारे शीशा देखना तक छोड़ दिया था। तौबा, बड़ा शक की था। अब छुटकारा मिला है इन तीनों से तो क्यों ना अपने दिल की करूं। सारी जवानी सुहा कर ली इन मर्दों की मर्जी पे चल के। अब मैं खुद अपनी खुशी से, अपनी और अपने बेटों की कमाई पर बनती ठनती हूँ, किसी का क्या लेती हूँ। मेरे सारे अरमान क्या मेरे साथ ही कब्र में जाएंगे। अच्छा भाई, करो जो भी जी चाहता है करो। अब इसके पास यहाँ आने की ठोस वजह थी। वो मेरे पास सिलाई का काम लेने और सिले हुए कपड़े देने आती रहती थी। अम्मा जी ने भी अब मेरे उससे दोस्ताना गांठने पर कोई एतराज़ करना छोड़ दिया था। अब्बा जी की जब उस पर नज़र पड़ती वो ज़रूर बातें बनाते, मगर उसके जाने के बाद, कोई साल भर पहले की बात है, वो लड्डू लेकर आई। खाला, मैंने मानो का रिश्ता पक्का कर दिया है। हैं, मानो का? भला क्या उम्र होगी उसकी? अभी भादों में 15 की हो गई थी। और तुम्हें उसके ब्याह की भी पड़ गई? अम्मा जी ने घुरका। कहीं अपनी माँ की तरह तुमने भी किसी बूढ़े से तो उसका सौदा नहीं कर दिया? ना खाला, अम्मा बहिश्तन को अल्लाह बख्शे, मैंने तो माफ़ कर दिया। लेकिन सच्ची बात है, औलाद के लिए, ख़ास तौर पे मेरे लिए, तो उसके कलेजे में ज़रा सा भी चाह न थी। मेरा ऐसा पत्थर दिल नहीं। मैंने मानो का रिश्ता बड़ी अच्छी जगह तय किया है, राज करेगी, मुंडा भी रच के सोना है। अपनी मानो निक्की है तो मुंडा भी 21-22 से ज़्यादा का नहीं। ज़ात बरादरी का है। ज़ात बरादरी पर तो ज़रका थूकती भी नहीं। मेरी सहेली का देवर है, माँ पियो मर खप गए, 3 भाई हैं, दोनों बड़े ब्याहे हुए हैं और अपने घर बार वाले हैं, ज़ाती मकान है शादरा में। मुंडा 10 जमाते पढ़ा हुआ भी है, अनारकली में पिको वाली मशीन लेकर बैठता है। रोज़ के 700-800 रुपये की दिहाड़ी हो ही जाती है, किराया निकाल के, और क्या चाहिए। बाद में मेरे कमरे में आई तो मैंने लेक्चर देना चाहा कि कम उम्री की शादी के नुकसानात, जल्दबाजी के नताइज वगैरह वगैरह। आपकी सारी बातें सच बीबी, मगर मेरी मजबूरी भी तो देखो। बड़े वाला माना किसी नाचने वाली के चक्कर में पड़ गया है, देख लेना और कोई दिनों में सब छोड़ छाड़ के उसके कोठे पर जा बैठेगा। इस लंगड़े के तीनों मुंडे भी अपने पियो की तरह काले दिल के हैं। वो 2 तो अभी छोटे हैं, मेरे कहने में है, लेकिन बड़ा वाला भी 12 साल का होगा, मगर सिगरेट पीने लगा है। हो रे, भरे हुए या खाली, समझो वो भी हाथ से निकला ही निकला। मैं जवान लड़की किस आस पे घर में बिठाऊं, किस भाई ने जिम्मेदारी उठानी है। रजिया ने अपने देवर का रिश्ता दिया तो मौला का शुक्र अदा करके हाँ कर दी। बिन बाप की बच्ची है बीबी, बड़ी जिम्मेदारी है। पहली बार उसके लहजे में खालिस माँ वाली फिक्रमंदी नजर आई। मैं मुतासिर हुए बगैर न रह सकी। आज लग रहा है जरका कि तुम भी बेटी की माँ हो, तुम्हें भी बेटी की फिक्र है। मेरी इस बात ने न जाने उस पर क्या असर किया कि वो फपक फपक कर रो पड़ी। पहले भी कई बार इससे गुजरे कल की बातें सुनते हुए मैंने उसकी आंखें डबडबाते पाईं तो कभी पलकें भीगते देखी, लेकिन मर्द मार कहकों में वो उन्हें छुपा लिया करती थी। आज न जाने क्या बात थी, उसने अपने आंसू छुपाने की कोशिश नहीं की, हत्ता कि उसकी हिचकी बन गई।
میں اس دوران حیران و پریشان اسے چپ کرانے کی اپنی سی کوشش کرتی رہی۔ ہوا کیا زرکا، کچھ تو بتاؤ صحیح۔ کیا بتاؤں بی بی، جو بات اب تک کسی کو نہیں بتائی وہ کیا بتاؤں؟ اگر بتا دیتی تب شاید کوئی صحیح فیصلہ کر پاتا کہ میں اچھی ماں ہوں یا بری ماں، لیکن میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ جو کیا اپنی اولاد کے لیے کیا، دوسروں سے کوئی انعام تھوڑی لینا تھا یا شاباشی تھوڑی ملنی تھی، اس لیے کسی کو کچھ بتایا ہی نہیں۔ کیا کیا نہیں بتایا؟ کیا چھپا رہی ہو تم زرکا؟ سائرہ بی بی، میری نیت جھوٹ بولنے یا چھپانے کی نہیں تھی۔ دراصل 6 سال بعد جب پہچان والے لوگوں میں لوٹی اور انہیں ایک بار پھر اپنے گھر کے اجڑنے کی بات بتائی تو پتہ نہیں کیسے سارے یہ سمجھے کہ پہلے دونوں کی طرح کریم خان کو بھی موت آ گئی ہوگی، اور میں نے بھی اصل بات چھپا لی کہ میں تیسری بار بیوہ نہیں ہوئی، بلکہ میں نے کریم خان سے طلاق لے لی تھی۔ وہ تو آسانی سے دے ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے ادھر محلے کے کونسلر وغیرہ کو بلا کے ساری اصلیت سب کے درمیان رکھی، پنچایت کے زور پر طلاق لی۔ اب یہ سب یہاں آ کے بتاتی تو ایک بار پھر یہ بات مشہور ہو جاتی کہ ضرور زرقا کا دل کسی اور پر آ گیا ہوگا، کوئی اور مرغا پھانس لیا ہوگا جبھی تو طلاق لے لی۔ لیکن طلاق کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی۔ کیا اس کی شک کی عادت تھی؟ نہیں بی بی، شک ہی تو کرتا تھا نا، اتنا ہی کہتا تھا کہ پردہ کروں، بازاروں میں نہ پھروں۔ ٹھیک ہے، میں نے بھی مان لیا۔ اس کے بدلے میرے اور میرے بچوں کے سر پر چھت تو تھی نا۔ نور دین کی طرح چابک نہیں برساتا تھا نا میرے پنڈے پر، نہ ہی پہلے والے بابے کی سارے ٹبر کی طرح اس کے اگلے پچھلے مجھ پر پل پڑتے تھے۔ کبھی سال بعد عید شب برات پر اپنے پنڈ لے جاتا تھا، ساڑے بڑی عزت کرتے تھے میری، حالانکہ نہ مجھے ان کی بولی پلے پڑتی تھی نہ ان کو میری۔ پھر خرچہ پورا نہیں دیتا تھا، نشہ وغیرہ یا کسی دوسری عورت کا چکر؟ خرچہ تو بہت کھلا دیتا تھا۔ ہاں بھائی، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اس کا کیا اس کے آگے آنا ہے اور میرا کیا میرے آگے۔ جو بھی پورا اس نے کیا اس کا حساب میرا مولا لے گا، لیکن میں کیوں کھایا پیا حرام کروں؟ جو حق بات ہے وہ سینہ ٹھوک کر کہوں گی۔ جو کماتا تھا میرے ہاتھ پر لا کر رکھ دیتا تھا۔ نوکرانی کا سکھ بھی ساری زندگی میں بس اسی کے گھر میں دیکھا۔ میں اپنے پچھلے بچوں پہ جو خرچ کرتی اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں کرتا تھا۔ اور رہا نشہ، تو نسوار بھلا کوئی نشہ ہے؟ دوسری عورت کا چکر ہوگا یا نہیں مجھے کیا پتا اور کیا فکر۔ مرد روز رات وقت پہ گھر آ جائے اتنا ہی بہت ہوتا ہے، باہر جو بھی مرضی کرتا پھرے۔ او ہو، تو پھر تمہیں تکلیف کس بات کی تھی؟ وہ کئی دور پہاڑوں کا رہنے والا پٹھان تھا۔ اپنی برادری میں اس نے شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ اس کی ذات برادری میں رواج تھا کہ لڑکی پیسے دے کر لی جاتی تھی۔ پیسہ تو تھا اس کے پاس، لیکن پنڈی اور لاہور میں جیسے شہر میں رہتے ہوئے اسے لگا کہ جب مفت میں گھر بسایا جا سکتا ہے تو کیوں 50-60 ہزار روپے دے کر بیوی خریدی جائے؟ وہی پیسہ اپنے اوپر کیوں نہ لگائے بندہ؟ ایک عید پہ میں ہمیشہ کی طرح بچے کے ساتھ اس کے ساتھ پنڈ گئی۔ وہاں اس کے چاچے نے میری مانوں پہ نظر رکھ لی اور پیچھا ہی پکڑ لیا کریم خان کا۔ وہ بندہ بشر آ گیا لالچ میں، 2 لاکھ کے بدلے میری 12-13 سالہ کی مانوں کو اس 50 سالہ چاچے کے پلے باندھنے پر راضی ہو گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ سوتیلی بیٹی تھی اسی لیے کریم خان کا دل پتھر ہو گیا تھا۔ اس کا اپنا خون ہوتا تب بھی وہ یہی کرتا۔ وہ سالوں سے اپنے خاندان میں یہی ہوتا دیکھ رہا تھا۔ اس کے خیال میں بیٹی یا بہن دے کر پیسے لینا کوئی بری بات نہیں، لیکن بی بی، میں ایسا کیسے ہونے دیتی؟ میں اتنا بھگت چکی تھی، میرے سے زیادہ کون جان سکتا تھا کہ کچی عمر میں سوت کا عذاب اور بڈھے خصم کی صورت میں سر پر لٹکتی تلوار۔ میں نے اپنی اور کریم خان کی جان ایک کر دی۔ وہ پٹھان خون زد میں آ گیا، ورنہ 1-2 لاکھ کا اپنا مکان تھا اس کا، کوئی 60 ہزار کے زیور تھے میرے۔ بس پٹھی مت اڑ گیا ایک ہی بات پہ، صاف کہہ دیا اگر یہ لڑکی میری نہیں ہے تو اس گھر میں کیوں رہتی ہے؟ کیوں پال رہا ہوں میں اسے؟ کیوں کروں میں اس کی شادی؟ کیوں کروں میں اس کے لیے یہ سب کچھ؟ کس لیے جہیز دوں؟ اور اگر میں باپ ہوں تو مجھے سارے فرض نبھانے ہیں تو میرا حق ہے میں جہاں چاہے اس کی شادی کروں۔ میں نے پھر آخری فیصلہ کیا، جس چیز کی دھونس دے رہا تھا وہی چھوڑ دی۔ اب نہ اس کا مجھ سے کوئی رشتہ ہے نہ میری بیٹی سے، پر میں نے کسی کو یہ بات نہیں بتائی۔ کون یقین کرتا؟ میری تو اپنی ماں نے، بھائیوں نے کبھی میری ذات کا اعتبار نہیں کیا۔ پرائے کیا کرتے؟ کیسے مانتے کہ میں نے اپنی بیٹی کو دکھ سے بچانے کے لیے عیش و آرام کی زندگی کو لات ماری ہے؟ پکا مکان، گہنے لتے، نوکرانی، عزت کی زندگی، صحت مند کھاتا پیتا مرد، سب چھوڑ دیا۔ ساروں نے ایک ہی بات کہنی تھی، لو آ گئی زرکا،
इस बार मर्द हट्टा कट्टा था, आसानी से मरा नहीं, इसलिए तलाक लेकर आ गई। ये कहाँ बच सकती है इतने दिन किसी के साथ। वो खुद ही अपने बारे में बकवास कर कर के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, लेकिन इस बार मैं इसकी बात पे मुस्कुरा न सकी। उसके बाद उसने अपनी बेटी की शादी फौरन कर दी। उसके खदशे दुरुस्त साबित हुए। बड़े दोनों लड़के एक एक करके घर छोड़कर चले गए। उसके घर चलने का वाहिद आसरा उसकी सिलाई का काम रह गया था। अच्छे वक्त में उसने महानों को ब्याह दिया था। कुछ माह कब्ल, शायद कोई 1.5-2 माह पहले पता चला कि उसका दामाद अपने भाइयों से लड़के बीवी समेत उसके घर पर आ बैठा है। अम्मा जी ने तबसरा किया, चलो अच्छा है, लड़का कामी है, मतलब मेहनती है, निखट्टू नहीं है कि जरका को बिठाकर खिलाना पड़े, उल्टा उसका बोझ बांटेगा। छोटे लड़के को भी बड़े बहनोई का लिहाज होगा और वो बड़े भाइयों की तरह आवारा नहीं निकलेंगे। अब उसका आना कम कम होता चला गया। सिलाई का काम लेने आती तो बस घड़ी 2 घड़ी रुकती और सिले हुए कपड़े किसी बेटे के हाथ भिजवा देती। और अब ये जो नई खबर सुनी, ये सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली थी। मैं यकीन कर भी नहीं पा रही थी और झुठला भी नहीं पा रही थी कि इस बार उस पे उंगली उठाने वाला कोई और नहीं, उसकी अपनी बेटी मानो थी। इस बार बहुत राह दिखाई जरका। कई दिनों बाद वो आई तो मैंने कहा, बहुत सुस्ती लग रही थी और पहले से बदली हुई भी। आज भी रेशमी तेज रंगों वाला प्रिंटेड सूट पहन रखा था उसने, लेकिन साफ लग रहा था कि ये लिबास कई दिनों से तब्दील नहीं हुआ है। सब्ज दुपट्टे पे खोंचे भी लगी हुई थी और घी के दाग भी मैल के धब्बों के साथ नजर आ रहे थे। चूड़ियाँ, परांदा, क्लिप, लिपस्टिक, काजल की धारें, पाउडर की सफ़ेदियाँ, सब नदारद। बस उसने आह भरी, दिल नहीं करता बाहर निकलने को। तो अब भी क्यों आई, पड़ी रहती कोठरी में मुंह छुपाए। अम्मा जी ने तेज लहजे में कहा। जिस दिन से उन्होंने पारू की जुबानी जरका और उसकी बेटी मानू के माबैन होने वाले उस ताज़ा तरीन मारिके का सुना था, उन्हें जरका पे बहुत खार थी, जो उन्होंने छूटते ही निकाली। पारो यानी हमारी जमादारनी, जो वहीं कहीं घाटी के नीचे वाली आबादी में जरका के घर के आसपास ही रहती थी, उसने ये वाकया सुनाया भी खासे चटपटे अंदाज में था। असलियत जानने की खुदबुद तो मेरे अंदर भी थी, इसलिए मैं भी उसके जवाब का इंतजार करने लगी। आती कैसे न खाला, आना ही पड़ा। पेट की भूख बड़ा कुछ करवाती है। जिनका आसरा था वो तो एक एक करके घोंसले छोड़ गए। अब जो छोटे हैं उनको भी तो इस काबिल बनाना है कि वो पर निकाले, एक बार फिर मुझे छोड़कर उड़ने के लिए। वो खुद पे हंसी, जैसा कि उसकी आदत थी। इसलिए आना ही पड़ा, काम करूंगी तो ही तो गुजारा होगा ना। खाला, मशवरा आपका भी बुरा नहीं, दिल तो यही करता है कि मुंह छुपा के कहीं पड़ी रहूं। अरे तो नामुराद, ऐसे करतूत छोड़ क्यों नहीं देती कि मुंह छुपाना पड़े। अम्मा जी की बात पर वो बिदक उठी। मैंने क्या किया है खाला, क्या क्या छोड़ूं मैं। अब तो बस सांस ही रह गई है छोड़ने के लिए। जो छोड़ दूं तो मेरी खलासी हो। सुना है जरका तुम्हारी अपनी बेटी से कोई झगड़ा हुआ है। वो तुम्हारा घर छोड़कर वापस अपने ससुराल चली गई है और अपने शौहर को भी लेकर गई है। मैंने साफ साफ सवाल किया। बीबी, जब उस पारो काले बूथे वाली ने सारा कुछ नमक मिर्च लगाकर बता ही दिया है तो फिर घुमा फिरा कर सवाल क्यों करती हो। सीधी बात करो ना कि जरका तेरी माँ, तेरे भाइयों, तेरी खस्मों और बाकी सारे जमाने की तरह तेरी बेटी भी तेरे मुंह पर कालिक मल के, गले में जुतियों के हार पहना के चली गई। वो सिसक उठी। मेरे सामने वो पहले भी अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया करती थी, लेकिन ये पहली बार था कि यहाँ बरामदे में बैठकर सबके सामने वो यूं रो रही थी, अपने गम दिखा रही थी। वरना वो तो अक्सर मुझे कहा करती थी, सायरा बीबी, ये तो आप अपनी अपनी सी लगती हो तो मैं दिल की बातें कर जाती हूँ, वरना जरका ने अपने रोने किसी के आगे नहीं रोए। क्या फ़ायदा, कमीज उठाओ तो अपना ही पेट नंगा होता है। भाभी तक के सामने हिचकियों से रो रही थी। मेरी तरह अम्मा का जी भी उसके आंसुओं को देखकर मोम हो गया। अब रोए जाएगी बदबख्त, असल बात नहीं बताएगी कि उस मानू मुई ने इतनी बड़ी बात कैसे की। वो तो बड़ी भली मानस लड़की है, ज़रूर किसी के बहकावे में आ गई होगी। कहीं उसके मर्द की तो कोई चाल नहीं। वो बेचारा किस खाते में। वो खुद हैरान परेशान है, न माना। जरका ने सूं सूं करके सुर्ख होती नाक रगड़ी। सारी गलती मेरी ही है खाला, मानो बेचारी का भी क्या कसूर। वो तो बच्ची है, मुझे ही समझना चाहिए था, ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन मुझ कमबख्त को इतनी अकल होती तो रोना किस बात का। सारी गलती मेरी है सायरा बीवी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो मुसलसल रोती जा रही थी। उसकी बातों से मुझे लगा पारो का बयान कहीं ना कहीं दुरुस्त है। पारो ने भी यही कहा था कि जरका
बेटी के मुंह से ये बात सुनकर भड़की तो जरूर थी, मगर जब वो घर से बाहर निकल के मोहल्ला इकट्ठा करके वावेला करने लगी तो जरका चुप सी हो गई। हर इल्जाम पे खामोशी से सर झुकाए खड़ी रही थी। जरूर इसके दिल में चोर होगा बीबी, वरना सच्चा बंदा दो लफ्ज तो अपने लिए कहता है। और अब उसका अपनी गलती तस्लीम करना मुझे शक में डाल रहा था। हो न हो जरका की माजी की तलखियां और महरूमियां इस बार उसके हाथों कोई बड़ी संगीन हरकत करवा बैठी है। मुझे उससे घिन आ रही थी। ये ठीक था कि जिंदगी ने उसके साथ कोई अच्छा सुलूक नहीं किया था, मगर उसने, अगर वाकई उसने ये हरकत की है तो। क्या किया है तुमने जरका? मैंने खुश्क अंदाज में पूछा। मैंने मैं बीबी अपने जवाई नदीम से बहुत प्यार करने लगी थी। उसकी बात पर मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। भाभी तो कानों को हाथ लगा के तौबा इस्तगफार पढ़ने लगी और अम्मा जी मारे बेयकीनी और हैरत के कोई रद्द अमल तक जाहिर करना भूल गई। अच्छा, तो वो मुझे पहले ही लगता था, पहले दिन से उसी लिए मानो का विया किया था उससे। लेकिन जिस दिन से वो मेरे घर आके रहने लगा और भी प्यारा हो गया। बेबी, साथ रहने से एक दूसरे के लिए प्यार पैदा हो ही जाता है। वो ताइदी अंदाज में हम सबको बारी बारी देखने लगी, फिर हमारी मुश्तरका खामोशी से मायूस होकर आगे बताने लगी। और फिर नदीम तो है ही इतना अच्छा। मैंने आज तक इतना अच्छा मुंडा सारी हयाती नहीं देखा। इतना बीबा, इतना शरीफ, हर बात में हाँ जी कहने वाला। मानू कि अपनी जेठानियों के साथ नहीं बनी तो वो उसके एक बार कहने पर ही उसे इधर लेकर आ गया। इतना प्यार करता है मानू से, और मानू, वो तो शैदाइन है, शैदाइन। अपनी अक्ल से काम लेना तो उसे आता ही नहीं। पूरी लाई लग दूसरों की बातें में आने वाली, एवं अपने बंदे पे शक किया उसने। गलती तो मेरी थी, उस बेचारे का क्या? ओहो, क्या गलती थी तुम्हारी, बताती भी नहीं हो। उसकी बात काट कर मैं चीखी। वो अजीब मुतजाद बयानात दे रही थी। खाक भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। वही तो बता रही हूँ सायरा बीबी। वो बेचारा निक्की उम्र से माँ को तरसा हुआ, भरजाइयों ने अच्छा बुरा जैसा भी सुलूक किया, गुजारा कर लिया। इधर मैं बड़े दोनों पुत्रों के जाने के बाद नदीम को देखकर फिर से उठी। वो दोनों तो कीकर के रक्त थे। दोनों के दिल में न माँ के लिए प्यार था न इज्जत। नदीम तो मुझे बहुत इज्जत देता था, मान भी करता था मेरा। मैंने भी जी भर के उसके चाव उठाए। उसके और मानो को तो मैंने मंजी पर ही बिठा दिया, शहजादी बना के। घर के सारे काम मैं खुद अपने हाथ से करती। नदीम के सारे काम भी मैंने अपने हाथ में ले लिए थे। उसका भला चाहती थी, इसीलिए उसे समझाया कि भले वो अपना घर छोड़ के इधर ही रहे, मगर अपना हक ना छोड़े। वो घर उसके भाइयों के साथ साथ उसका भी है, उसे अपना हिस्सा लेना चाहिए। बात उसके पल्ले पड़ गई, और वो जब अपना हिस्सा मांगने गया तो अगलों को हो गई तकलीफ। रजिया मेरी ही सहेली थी, जानती थी कि मानो इतनी सियानी कहाँ। ये अकल तो मैंने ही उसे दी है, इसीलिए वो उल्टी पट्टी पढ़ा गई मानो को। उसने ही मानो के दिमाग में ये गंध भर दिया कि मैं और नदीम। तौबा तौबा, उसने कल्ले पीटे और फिर रोना शुरू कर दिया। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि सारी गलती मेरी ही है। रजिया ने जो कुछ कहा, हो सकता है मानो यकीन न करती अगर मेरी गलती ना होती तो, लेकिन ये मेरा ही किया धरा है जो मानो। उसकी हिचकियां वक्फे वक्फे से जारी थी। अम्मा जी मुंह खोले उसकी बात समझने की कोशिश कर रही थी। मैं भी उलझ गई। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? अभी अभी तो तुमने कहा है कि तुम नदीम को अपना दामाद और बेटा समझ के चाहती थी। जब तुम्हारी नीयत ठीक है तो कसूर तुम्हारा कैसे हुआ? है ना बीबी, मेरा ही कसूर है, उसने जोर देकर कहा। बीबी, मैं बुरी औरत हूँ ना, मुझे क्या भला हक पहुँचता है कि अपनी नीयत ठीक रखूँ? मुझे समझना चाहिए था कि मैं बुरी औरत हूँ। जो भी करे वो बुरा होता है, उसे बुरा ही जाना जाता है। चाहे वो किसी से निकाह पढ़ाना हो, कि अल्लाह ने तो बेवा को दूसरे निकाह का हक दिया है। लेकिन बुरी औरत हूं ना मैं, इसीलिए मेरा ये काम भी जायज़ होने के बावजूद बुरा ही बन गया। मैंने बेटी की शादी छोटी उम्र में इसलिए की कि पता नहीं आगे मेरी बदनामी की वजह से उसका कोई ढंग का रिश्ता आता भी है या नहीं। लेकिन मैं बुरी औरत थी, इसीलिए आपने पहला सवाल ये किया था कि जरका, कहीं तूने भी बेटी का सौदा तो नहीं कर दिया किसी बुढ़े से? मैं बुरी औरत थी। मुझे जवाई को बेटा मानकर प्यार जताने की जुर्रत ही नहीं करनी चाहिए थी। बुरी औरत का प्यार भी तो बुरा ही होता है। बुरी औरत भला पाक रिश्ते कैसे बना सकती है? उसके सवाल पर मैं अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए पलकें झुका के रह गई। अम्मा जी भी दुपट्टे से आंखें रगड़ रही थी, और भाभी, हैरत की बात थी, भाभी, जरका से हमेशा की एलर्जिक भाभी, बड़ी दिलसोजी के साथ उसके शानों पे हाथ फैलाए उसके सांवले से चेहरे पे फैले हुए आंसू साफ कर रही थी। यहाँ पर हमारी
छोटी सी लेकिन बड़ी प्यारी सी कहानी ख़त्म हो जाती है और आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आएगी। होते हैं हमारे आसपास के कुछ ऐसे लोग जो ज़ाहिरी हालत देखकर पता नहीं क्या-क्या अंदाज़े लगा लेते हैं। हाँ, ये शौक थी, चंचल थी, लिपा-पोती का मतलब मेकअप वगैरह का बड़ा शौक था, अच्छे भड़कीले कपड़े पहनने का शौक था, तो उसकी सारी आरज़ुएँ पूरी नहीं हुई थी और जो सारी आरज़ुएँ पूरी करी तो अपने बलबूते पे कर रही थी, किसी का तो थोड़ी कुछ ले रही थी या किसी से थोड़ी माँग रही थी, अपने मेहनत पर कर रही थी जो भी कर रही थी। लेकिन फिर भी लोगों को कहाँ ये सब चीज़ें बर्दाश्त होती है। यहाँ तक कि उसकी बेटी को भी उसके खिलाफ़ कर दिया। अल्लाह ने तो वैसे भी हुक्म दिया है कि भई वफ़ात हो जाए शौहर की या फिर शौहर से तलाक हो जाए तो निकाह कर लेना चाहिए औरत को। हदीस में है ये। तो फिर क्या प्रॉब्लम है लोगों को? हमारे आस-पास इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं, जिनको ये सारी चीज़ें चुभती होती हैं। तो क्या कर सकते हैं? अच्छा, अगली कहानी मैं इसी तरह की कोई अच्छी-सी लेकर आऊँगी। तो इंतज़ार करिए तब तक के और लाइक करिए, कमेंट्स करिए और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर चलिए तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मिलते हैं फिर किसी अच्छी-सी कहानी के साथ। अपना खूब सारा ख़्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।